हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड ने क्लास 10th के छात्रों के लिए ओरिजिनल ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 के लिए फाइनली सभी विषय का जारी कर दिया है। आप बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर किसी भी विषय का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी किया है उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको कराने वाले हैं। एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, जो बिहार बोर्ड अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है उस मॉडल पेपर से 40% प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में 100% कन्फर्म रहता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साइंस के ऑफिशियल मॉडल पेपर का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। मैं सबका आंसर बता देता हूँ और देख लीजिए कि मैं जितना भी पढ़ाया हूँ पूरा का पूरा यहाँ पर लड़ गया है। ठीक है, अगर किसी को मतलब कि हर विषय का क्वेश्चन पेपर यानी कि मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाकर देखकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 80 प्रश्न पूछे गए हैं सब, ये नीचे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न स्टार्ट यहाँ से शुरू होगा। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि बहुत पहले ही मैं आपको बोल दिया था कि इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑफिशियल मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने दिया है, निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो मैं आपको एक बार नहीं बल्कि 1000 बार मैं आपको बताया था कि सबसे अधिक अपर्तनांक हीरा का होता है, जिसका अपर्तनांक क्या होता है 2.42 यानी कि 2.42 यानी कि 2.42 हीरा का अपर्तनांक होता है। मैं आपको कई बार बताया हूँ। ठीक है, तो आंसर आप लोग बी नंबर याद रखना। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या मात्र कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। आप लोग याद रखना, आंसर बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन मतलब कि कई बार बताएं आप लोगों को। ठीक है, अवतल दर्पण उपयोग होता है जब आप लोग दाढ़ी बनाने यानी कि बाल कटवाने जाते हैं तो सैलून की दुकान में आपका सामने वाला जो आईना होता है ना, वहीं पर आपका क्या होगा, उत्तल दर्पण प्रयुक्त होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए हैं, ईमानदारी से बताइएगा जितना भी प्रश्न बता रहे हैं आपको कराए हैं कि नहीं। 5 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर r/2 होता है। आपको मैं कई बार बताया हूँ कि एफ बराबर r/2 होता है और इसको आपस में गुणा करोगे तो 2f बराबर r भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ऑलरेडी a बराबर r/2 दे दिया है तो हम लोग इसको छेड़खानी नहीं करेंगे। जो दिया है, जो याद है हमको, हम वही टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा अभिसारी तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, नीला और बैगनी का। तो देखिए बैगनी है लेकिन नीला नहीं है। तो देखिए नीला का भी कम होता है और बैगनी का भी कम होता है, तो एक्चुअली में दोनों में से कोई एक ही देना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही दिया है बैगनी, तो आप बैगनी पर टिक लगा दीजिए। नीला दिया होता तो नीला पर टिक लगा देते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं सारे विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद से फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है। तारों का टिमटिमाना, जब आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप लोग आंसर में लिखते हैं तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। आंसर क्या होगा, डी नंबर।
अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो मैंने आपको कई बार मैं आपको बताया हूँ, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, यानी कि शून्य, जिसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो निर्वात में। तो यहाँ पर निर्वात आपको ऑप्शन में सी नंबर में मिल जाएगा, तो सी नंबर पर टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमत स्थितिक ऊर्जा। ये आपको मैं मॉडल पेपर के थ्रू बताया था, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ये फिर से रिपीट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। देखिए जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। आप लोग मोमबत्ती का नाम सुने हैं ना। मोमबत्ती मतलब कि दीपावली के मतलब कि हम लोग त्यौहार पर अपने घर के ऊपर छतों पर जो दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, वही मोमबत्ती है, ठीक है, जो उजला टाइप का होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि जला हुआ मोमबत्ती बदलता है, तो उस रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। उसमें से जो प्रकाश ऊर्जा निकलती है ना, वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। ये मतलब कि सोचने वाली बात है, ये साइंस एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है अधिक, कम, दुगुना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा लोग याद रखना, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न का रहा है ना कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए जब प्रतिरोध के मानों को अगर बढ़ाना है तो उसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन का आता है कि R = R1 + R2 + R3 + -R1, यानी कि इस कम्बिनेशन में, यानी कि सीरीज कम्बिनेशन में प्रतिरोध का मान बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर आप पैरेलल यानी कि समानांतर क्रम लेंगे तो वहाँ पर घटेगा। तो इसलिए हम आंसर टिक लगाएंगे सीरीज पर, जो आपको ऑप्शन में श्रेणी क्रम बी नंबर में दिया। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग इसे सीरीज बोलते हैं। आपको नीचे इंग्लिश में दे दिया गया है, यहाँ पर आप लोग इंग्लिश देख सकते हो, यहाँ पर इंग्लिश दिया है इन सीरीज, ठीक है। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है, सीरीज में। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी हम आपको कई बार बताए हैं। 15 नंबर, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है, यानी कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम लोग प्रायः नरम लोहा का उपयोग करते हैं। तो नरम लोहा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नाभिकीय विखंडन। दोस्तों जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप तो सब कोई चलाता है, इसलिए मैं सिंपल में आप सभी को अच्छे से मदद करने के लिए, बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबर लाओगे उसके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ताकि सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कुछ ना कुछ नोटिस, PDF वगैरह प्राप्त कर सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन है। तो 17 का आंसर देंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर किस पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग याद किए होंगे, आप लोग खुद बता सकते हो, और मैं भी कई बार बताया हूँ आपको कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब कि मेरे ये क्वेश्चन बताने से साबित होता है कि मैं जितना भी अभी तक प्रश्न बताए ये सब आप लोगों को 1000 बार मैं बताया हूँ, यानी कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको यकीन हो सकता है कि सर जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में रियली आता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर कई सारे लोग हैं जो अपने चैनल पर बताए हैं, तो इसका आंसर
गलत बताए हैं, बहुत लोग बता दिए 1214 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक्यूरेट होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग समझते हैं कि 15 किलोमीटर नहीं दिया है तो 12 और 14 ये उसके आसपास है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं मेरे प्यारे मित्र, 15 से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 15 से कम नहीं होगा, इसलिए हम इसका आंसर टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर, इनमें से कोई नहीं। भले ही आपको कोई बताया होगा सी नंबर, जो बताया होगा सी नंबर ना आप गलत साबित कर दीजिएगा, उसका आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए रियल आंसर क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग पहले से याद किए होंगे, आप लोग वही जवाब देना। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला को ध्यान से देखिए, तो सेल द्वारा इकाई आवेश बल लगाया गया बल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आपको पता है ना 220 वोल्ट प्रतिरोधी धारा जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होती है, 220 वोल्ट प्रतिरोधी धारा, यानी कि प्रतिरोधी धारा का मतलब क्या हुआ, AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट हमारे घर में थोड़ी रहती है, इसलिए हम इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। केवल यही कह रहा है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है, तो प्रतिरोधी धारा की आपूर्ति की जाती है अल्टरनेटिव करंट की। ठीक है, जो 220 वोल्ट पर काम करती है, तो आंसर होगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण असंभव है, यानी कि वर्ण विक्षेपण किसमें असंभव है, यानी कि किसमें नहीं बन सकता है, यानी क्वेश्चन का पूछने का यही मतलब है। देखिए वर्ण विक्षेपण तो कांच में भी बन सकता है, जल में बन सकता है, निर्वात में भी बन सकता है, लेकिन फाइबर में वर्ण विक्षेपण की बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है, असंभव है। ठीक है, असंभव मतलब समझ गए ना, एकदम पूरा असंभव है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मुड़ देता है। ठीक है, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मुड़ देता है, तो क्या होगा, ऊपर की ओर, नीचे, आधार से दूर या फिर आधार की ओर। तो 22 का हम लोग आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को, आधार की ओर मुड़ देता है। ठीक है, आधार की ओर मुड़ देता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका जिंक प्लस ऑक्सीजन, यानी कि जिंक और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया की है, तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, तो यह पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो विस्थापन अवक्षेपण तो होगा नहीं, होगा तो उपचयन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 का। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन तो गजब का क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया है। क्वेश्चन है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा वही ना, जैसे कि पुआ पकवान में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, जलेबी छानने में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फूलता है ना जलेबी, मतलब कि जलेबी को अच्छे दिखने के लिए मोटा जलेबी होने के कारण मतलब कि उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और सिंपल में इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। प्रचलित नाम भी पूछता है, तो अगर प्रचलित नाम पूछ दिया 2 नंबर में पूछता है कि बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा का प्रचलित नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, यहाँ पर मैं आपको कई बार मैं समझाया हूँ कि यहाँ पर जब भी इस पर आधारित प्रश्न पूछे तो यहाँ पर देखना धातु का आ रहा है या फिर अधातु का आ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, धातु का आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, पारा होगा। चलिए आप शुक्र मनाइए कि धातु कहा है लेकिन ऑप्शन में ब्रोमीन नहीं है, अगर ऑप्शन में ब्रोमीन और पारा दोनों रहता तो आप काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ब्रोमीन पर टिक लगा या फिर मतलब कि पारा पर टिक लगा। याद रखना ब्रोमीन एक अधातु होता है, तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन पर टिक लगाना है, लेकिन अगर धातु पूछ दिया तो पारा पर टिक लगाना है, जो आप अभी टिक लगाए हैं बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी, अरे ये क्या हो गया, अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। 26 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, यानी कि आवर्त सारणी के जो शून्य वर्ग का समूह तत्व होता है वो कौन सा,
हीलियम का नाम सुने ना, जिसकी संयोजकता 0 होती है। 0 होने के कारण ही इस हम लोग शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। और यह ग्रुप 18 का तत्व है, इसको ग्रुप 18 के तत्वों के नाम से भी जानते हैं, और इसको शून्य वर्ग के तत्वों के नाम से भी जानते हैं, अक्रिय तत्वों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत सारा इसका नाम है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, सब एग्जाम में काम आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। निम्नलिखित में कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है, हल्दी टाइप का हो जाता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑलरेडी मतलब कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में। ठीक है, जाकर एक्सपेरिमेंट इस पर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है। ये आपको कई बार क्वेश्चन बताया गया ना कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि CO2 ऑप्शन नंबर बी होगा। CO2 होता है, क्या होता है, CO2 ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या होती है। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सर गंधक किसको बोलते हैं, तो एक बार अगर आप इंग्लिश वाले को पढ़ेंगे, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, यानी कि गंधक किसको बोलते हैं, सल्फर। और सल्फर की परमाणु संख्या क्या होती है, सल्फर की 16 होती है। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ चलिए, तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है, याद रखना। ठीक है, क्या होती है, 16। ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया ना, यही आपका आंसर होगा 16। गंधक की परमाणु संख्या 16 यानी कि 16 होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में कभी कभी एग्जाम में पूछता है ना कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों। तो आप लोग आंसर में लिखते हैं कि अम्ल जल में अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में लिखता है कि वो H+ आयन का निर्माण करते हैं, यानी कि आयनित होता है, यानी कि H+ का निर्माण करेगा, यानी कि वो आयनित होगा। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि वो आयनित हो जाते हैं, यानी कि ठीक है H+ का निर्माण करते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे आयनित होता है। अविलेय और विलय नहीं, आयनित होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन अधिकतर धातुएं का ऑक्साइड होते हैं। कई बार आपको बताया कि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करके इधर उधर देगा, कंफ्यूजन आपको करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो धातुएं का ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और अधातु का ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय हो जाएगा, और धातु का ऑक्साइड ज़्यादातर आपके अम्लीय होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। आपको पता है ना शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है, जिसमें 2% कॉपर मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉपर। ठीक है, 32 का आंसर हो जाएगा ए नंबर कॉपर। ठीक है, अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 32 के बाद 33 आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है NaCl जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं, और ये आपका नमक का रासायनिक सूत्र होता है। और आपका क्या हो जाएगा Ag यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, तो यानी कि AgNO3 से अभिक्रिया किया गया, तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ है। और कह रहा है कि यह निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप लोग केमिस्ट्री के पहला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको ये अभिक्रिया सब मिला होगा। तो आप एक एक अभिक्रिया को अच्छे तरीके से बारीकी से समझ के पढ़े होंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया का यह उदाहरण है, यह उदाहरण द्विविस्थापन अभिक्रिया का। विस्थापन अभिक्रिया रहता तो वो विस्थापित कर देता, और वियोजन अभिक्रिया रहता तो मतलब कि कोई पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थ का निर्माण करता। संयोजन अभिक्रिया रहता तो मतलब कि 2 नए पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता, और वियोजन क्या करता, एक पदार्थ को तोड़कर 2 नए का निर्माण करता, या फिर 2 से अधिक। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, सबसे बेटर यही है।
बेटर है क्या, वही आंसर है। अब देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन जिसको हम लोग SI से संकेत करते हैं, तो सिलिकॉन एक उपधातु होता है, आप सभी को पता है ना, सिलिकॉन एक उपधातु होता है, जबकि पीतल एक मिश्र धातु होता है। तो 34 का हम लोग आंसर टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी पर। कोई डाउट नहीं ना है किसी को भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। और वीडियो को यार लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, जिनके बाहरी सेल पूरी तरह से भरे रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, यानी कि नोबल गैसेस के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपसे पूछे संगमरमर का रासायनिक सूत्र, या फिर चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, या फिर खड़िया का रासायनिक सूत्र, तो आप लोग एक ही जवाब देना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मैं आपको बताया यही आप लोग जवाब देना, यही आपका आंसर होगा, CaCO3, ये आपका हो जाएगा खड़िया का रासायनिक सूत्र, जिसको हम लोग संगमरमर भी बोल सकते हैं। संगमरमर ऑलरेडी ज़्यादा क्वेश्चन करके पूछा जाता है, तो ऑलरेडी संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया ये तीनों एक ही है, और तीनों का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो आप लोग याद करें ना, कभी भूलना मत, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड देखिए, अम्लीय ऑक्साइड जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा SO2, ठीक है। SO2 कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, और यहाँ पर सल्फर। तो यानी कि आंसर होगा सल्फर के ऑक्साइड क्या होंगे, आपके अम्लीय ऑक्साइड होंगे। आंसर होगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा आप लोगों को, C2H2n-2, ये आपका एल्काइन का सूत्र होता है, एल्काइन का सूत्र होता है। तो C यहाँ पर N है, तो यहाँ पर C का मान 2 रखिए। तो ये C नंबर वाला को ध्यान से देखिए, C नंबर वाला को ध्यान से देखिएगा। अगर आप C की जगह पर 2 रखते हैं तो 2H, फिर 2N की जगह पर 2 रखिए और -2, यानी कि ये क्या बनेगा C2H2, यानी कि आपका जो एल्काइन का जो सूत्र है उसी पर हम बैठा रहे हैं, तो C2H2 मिल रहा है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि एल्काइन का यही है। बाकी सब ये तो CH4 एल्केन का हो जाएगा, ये भी एल्केन का हो जाएगा, और ये आपका एल्काइल का हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये है ना, ये आपका एल्काइन का काम करेगा, इसलिए आंसर होगा C नंबर, ठीक है। तो समझ सकते हैं ना। जैसे देखिए मैं आपको कोई भी प्रश्न रहता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, आपको अच्छे से नहीं समझाया जाएगा तो आप कैसे पढ़ पाइएगा। और वादा कर लीजिए कि आप लोग इस बार 400 नंबर लाइएगा, 450 नंबर लाइएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने आपके लिए एक सुनहरा मौका दे दिया है, 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है। अब तो आप हर विषय में ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा सही कर देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, जहाँ तक आप लोगों का तैयारी हो रहा है वहाँ तक, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मेरे इतने प्यारे स्टूडेंट हैं ना, मेरे वीडियो को ना अपने व्हाट्सअप में स्टेटस लगा देते हैं। मैंने देखा कई सारे लड़कों का स्टेटस लगा देते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर देते हैं, और उस ग्रुप में मेरे को भी जोड़ देते हैं। तो मैंने देखा है बहुत ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस प्यार का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में, रिजल्ट में ज़रूर मिलेगा, इतना विश्वास रखिए। आप मेरे को इतना प्यार करते हैं तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है यार, आपको एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करवाना, अच्छे से पेपर को हैंडल करवाना, सब कुछ मेरे को फ़र्ज़ बनता है। इसलिए मैं आपका फ़र्ज़ निभाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं निभाऊंगा, ऐसा मत सोचिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, CH3 C2H5 का यूपीए का नाम क्या है। देखिए एक तरफ से अगर ऐसे मतलब कि इसका नाम दिया जाए तो इथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिथॉक्सी मीथेन इसका आंसर होगा, ठीक है। मिथॉक्सी मीथेन ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर पढ़िए। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अल्कोहल का नाम सुना है, अल्कोहल, ठीक है। क्या होगा जी, अल्कोहल का हम लोग उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, अल्कोहल का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब समझते हैं ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है, यानी कि Zn जिंक से अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद देता है। तो आप तो बता ही सकते हैं,
एक तो पक्का है कि H2 बाहर निकलेगा, तो सब में तो H2 बाहर निकला है, ये तो कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर देखिए Na2ZnO2, यहाँ पर आप लोग डी नंबर को देखिए, तो डी नंबर वाले को थोड़ा गौर से देखने का प्रयास करिए, तो सभी लोग देखिए, तो डी नंबर आंसर हो सकता है। डी नंबर कितना नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर है। रुकिए, इस क्वेश्चन को एक बार हमको देखना पड़ेगा। 41 नंबर नहीं, इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, ठीक है। सोडियम यानी कि Na2ZnO2 + H2, यही आपका 100% श्योर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा Na2CO3 × 10H2O। ये आपका धोबिया सोडा का अणु सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र कहलाता है, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, धोबिया सोडा का मतलब क्या है, वो वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं और इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। का अनुपात पूछ रहे हैं, तो अनुपात इसका आप लोग हमेशा याद रखना 1:3 होगा, यानी कि 1:3 होगा। आप लोग हमेशा के लिए इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो कई बार मैं आपको रटा चुका हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या फिर किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग उत्पाद नहीं बल्कि अभिकारक के नाम से जानते हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार आपको बताएं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड आपको देखना है, तो अम्लीय ऑक्साइड तो आप लोग बिना सोचे समझे SO2 पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि यह आपका एक अम्लीय ऑक्साइड है। तो 45 का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा बच्चा लोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। तो मैंने आपको कई बार बताया, जब लाल से नीला करेगा, लाल से अगर नीला करेगा तो क्या होगा, लाल से नीला करेगा तो वो क्षारीय होगा। क्या होगा बच्चा लोग, क्षारीय होगा। लेकिन अगर नीला से लाल करेगा तो अम्ल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका क्षार हो जाएगा। 46 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना है। देखिए एक स्वस्थ शरीर का pH जो मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में ये कई बार आपको बता चुके हैं। देखिए जितना भी मैं प्रश्न बताऊँ यहाँ पर मैं आपसे 70% गारंटी लेता था, लेकिन अब तो मैं 95% गारंटी ले रहा हूँ कि पूरा 95% मेरा क्वेश्चन मिल रहा है। तो बताइए जब आप एग्जाम में दीजिएगा तो 95% लड़ रहा है बताइए, और वहाँ पर आपको 85% टिक लगाना है, यानी कि 100 में से 50 टिक लगाना है। और मैं आपको बता रहा हूँ तो एक ही 2 क्वेश्चन है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 10 नहीं तो 15 छोड़ दीजिए, 80 में से 15, तो 80 में से 15 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी सब तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो आपको 80 में से 15 थोड़ी ना छोड़ना है, पूरी 40 छोड़ देना है और 40 का टिक लगाना है। तो समझ सकते हैं कितना मतलब कि आप बेटर अभी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर 48 में प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है। तो 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। क्यों ग्लूकोज जल में विलय, आप लोग समझ सकते हो, जब आप गर्मी का मौसम होता है तो आप अपने पेट को ठंडा करने के लिए ग्लूकोज मार्केट से खरीद कर लाते हैं। तो जब ग्लूकोज मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो ग्लूकोज को आप पानी में डुबो कर पानी में पहले अच्छे से चम्मच के जरिए उसको घोलते हैं, उसके बाद से उसको पीते हैं ताकि आपका पेट ठंडा रहे। तो आप लोग ये भी बताएं कि ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, क्या आपको बताएं, C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का अणु सूत्र हो जाएगा, और C12H22O11 ये आपका चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये आपका क्या होगा, जबकि ये आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ऊपर वाला होगा, नीचे वाला चीनी का रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 49 यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अमलगम है। अमलगम का मतलब समझ सकते हो, उसमें HG उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में देखना है सोडियम और HG, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन का अच्छे से देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। टाइटेनियम, प्लेटिनम,
कॉपर, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 50 का? हाँ वेरी गुड, कॉपर हो जाएगा। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धमनियाँ कहलाती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बायो का क्वेश्चन है। बायो का क्वेश्चन आ रहा है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपके द्रव को क्या कहते हैं? तो बहुत लोग बोलते हैं लिम्फ बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कई सारे, शायद हमको लगता है एक वीडियो में इसका आंसर मैं गलती से बता दिया था आपको लिम्फ, लेकिन इसका आंसर होगा प्लाज्मा। आंसर होगा आपका सी नंबर, प्लाज्मा 52 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? किस पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा डाउट है, क्योंकि मैं बायोलॉजी अच्छे से मतलब कि पढ़ा नहीं था, और ऑलरेडी मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से था भी नहीं। ठीक है, और मैं बायोलॉजी अभी अच्छे से नहीं पढ़ पाया हूँ। ठीक है, और आपको मेरा सब्जेक्ट भी बायोलॉजी नहीं था, बाकी मैं सारे सब्जेक्ट में तो पूरा एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, बट एक बार देख लीजिए, उतना नहीं मतलब कि वीक हूँ बायोलॉजी में, बट हद से ज़्यादा थोड़ा आता है। ठीक है, अब देखिए किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमीबा और हाइड्रा में अंडरलाइन किया गया है। तो अंडरलाइन से आप लोग ये मत समझिए कि इसका आंसर यही टिक लगाया गया है, नहीं, ईस्ट में होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईस्ट में। ठीक है, 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ईस्ट में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाएगा? फल कहलाएगा, फल। ठीक है, पूर्ण विकसित अंडाशय वो क्या कहलाएगा? फल कहलाएगा। ठीक है, तो एक तरफ से आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप लोग मतलब कि इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा मतलब कि पैदा हो गया, तो शिशु का जन्म हुआ, तो समझ सकते हैं कि फल मतलब कि हमको मिल गया। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, तो अगर वहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं, तो जब तक उसका फल हमको नहीं मिलता तब तक हम क्या कहेंगे? हाँ चलिए वेरी गुड, हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो वहाँ पर जब मैं आपको बता रहा था कि ग्लूकोज, तो वहाँ पर ग्लूकोज का क्वेश्चन आया था ग्लूकोज पर आधारित, तो आपको वहीं पर मैं ग्लूकोज का सूत्र बता दिया था, C6H12O6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? किसे मतलब कि किस पौधे को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो यहाँ पर आप लोग 57 का आंसर देख सकते हैं। आंसर होगा सी नंबर, क्लोरोफिल का नाम सुना ना, हरित लवक। क्लोरोफिल को हरित लवक भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में आप हरित लवक भी लिख सकते हैं, और हरित लवक भी इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्लोरोफिल नहीं दिया रहेगा, हरित लवक दिया रहेगा, तो भी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण के LH है, LH हो जाएगा। ठीक है, ये आपका LH हो जाएगा। और LH का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए तो थोड़ा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है? यहाँ पर गौर करिएगा, नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं होता है मतलब कि ईस्ट में नहीं होता है, बाकी लेशमानिया, पैरामीसिन, अमीबा में होता है, बाकी ईस्ट में नहीं होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न है जी आपका, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। बच्चा लोग आंसर याद रखना, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी अग्नाशय रस, पित्तरस, आंत्र रस, इनमें से सभी। आंसर होगा डी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है, ट्राप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्राप्सिन नामक एंजाइम जो होता है ना, वो आपके अग्नाशय रस में पाया जाता है। आंसर होगा आपका बी नंबर 62 का। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग मैं आपको बता चुका हूँ कई सारे वीडियो में। ठीक है, छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत होता है। आंसर होगा बी नंबर।
अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया का आरंभ होता है, जो पचने की क्रिया संपन्न होती है, वो कहाँ से होती है? तो मुख्य गुहा से होती है। मुख्य गुहा आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वसा के पाचन में सहायक होता है। निम्नलिखित में वसा के पाचन में सहायक होता है तो कौन होता है? टाइलिन, इलाइपेज या फिर लैक्टेज या फिर माल्टेज। तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा लाइपेज। लाइपेज का आप लोग नाम सुने होगा, एलाइमेज, लाइपेज, प्लाज्मा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर स्टोमाटा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है? 66 है ना, इनकी 66 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। देख सकते हैं आंसर कोशिका द्रव्य में आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत है। ओजोन परत क्या होता है? तो आप लोग याद कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है आपको तो आप बता सकते हैं। लाभदायी यानी कि लाभदायक, ठीक है, बेनिफिशियल, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? तो शुरुआती में क्वेश्चन आपको बता दिया था, इस शुरुआती में नहीं बल्कि इसके पिछला जो क्लास चला था, पुंकेसर आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए पुंकेसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नहीं? चलिए वेरी गुड। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो बहुत सारे किताब में 3.5 दिया है, लेकिन किताब में आपका 3.5 गलत दिया है। आपके किताब में नहीं बल्कि आपके कुंजिका में गलत दिया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 30.5 किलो पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसको क्या पड़ेगा? 30 यानी कि 30.5 किलो जूल पर मोल आप लोग बोलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन से बनता है। आंसर होगा आपका बी नंबर, इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन से बनता है। आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। जबकि अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं। क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट जो जमा होते हैं वो कहाँ पर जमा होते हैं? पत्तियों में, छाल में, इनमें सभी में, या फिर कोशिका रिक्तिकाओं में। तो यहाँ पर आपका 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी में। बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना, पत्तियों में भी, छाल में भी, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो बच्चा लोग यहाँ पर 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ग्रास नली। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रास नली, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति में निर्भर करती है? तो बच्चा लोग 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडीएच, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को संबंधित नहीं है? यानी कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? क्या है? संबंधित है ही नहीं। तो 75 का आंसर होगा आपका डी नंबर, एब्सिसिक अम्ल होगा। क्यों एब्सिसिक अम्ल होगा? क्योंकि जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सब आपका मतलब कि हार्मोन है, एक तरफ का हार्मोन है, लेकिन एब्सिसिक अम्ल ये आपका हार्मोन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय जो है वो किस तंत्र का भाग होता है? तो मानव हृदय एक मतलब कि परिवहन तंत्र का भाग होता है, जो आपको ऑप्शन में यहाँ पर डी नंबर में देखने को मिल जाएगा। नीचे ध्यान देखिए डी नंबर पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों को वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित, उस अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। जेनेटिक्स यहाँ आप लोग नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश भी आपको दे दिए गए, ठीक है। अब देखिए
अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर प्रश्न है, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है, यानी कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं 78 का आंसर ऑप्शन में भी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होती है, अब आपको मैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान जब आपको प्रकाश संश्लेषण में जो अभिक्रिया प्राप्त हुई थी उसी अभिक्रिया में आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप लोग बता देना 6 होती है, यानी कि 6 होती है। ठीक है, यानी कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग इंग्लिश भी देख सकते हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन ग्लूकोज, तो आप आंसर क्या होगा 6 होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो यहाँ पर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 80 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये नंबर होगा मेडुला होगा। क्या होगा, मेडुला होगा। अब बात चलो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, बताएंगे आपको अगले वाले वीडियो में क्योंकि ज़्यादा समय हो गया। ठीक है, अभी आपको इसके बाद वीडियो मिलेगा मैथ का ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव लाइन से करा देता हूँ फिर लाइन से सब्जेक्टिव करा दूंगा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप पास करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 1 से लेकर 8 तक प्रश्न दिए गए, जिसमें से 4 का आपको उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक यानी कि 4 प्रश्न यानी कि 8 नंबर का हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला फिजिक्स का प्रश्न है ना, फिजिक्स का पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। बायोगैस संयंत्र क्या है, ओम के नियम में कौन राशि अचर रहती है, व्याख्या करें। ऑलरेडी दोस्तों मैं ओम का नियम आपको बताया था, ओम के नियम में एक राशि होती है जो अचर होती है, जैसे ओम का नियम क्या होता है, V समानुपाती क्या होता है, V समानुपाती I होता है। तो अगर हम V समानुपाती I होता है तो नहीं I समानुपाती वही होता है। ठीक है, शायद I समानुपाती भी होता है, तो I इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V समानुपाती I होता है, V समानुपाती I होता है, तो V बराबर I इंटू आर होता है। तो R यहाँ पर एक अचर मान आता है जिसको नियंत्रक यानी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी आप ओम के नियम को डायरेक्ट लिख कर आप ये बना दीजिएगा ना, तो आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पूछा वायवीय प्रकीर्णन लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करती है, आपको नहीं बताया। लेकिन आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं ये आपको बता चुके हैं, बताया कि नहीं। अब आपको बताया किसी माध्यम को अपवर्तनांक को परिभाषित करें। अपवर्तनांक का सही मात्रक क्या आता है, तो मैं आपको बताया अपवर्तनांक का सही मात्रक क्या होता है, किसी को पता है, नहीं मात्रक विहीन होता है ना। अब देखिए इसका इकाई क्या है, सबको बता देना। अपवर्तनांक जैसे कि अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, साइन I बटे साइन R होता है, साइन I बटे साइन R। यार कितना हल्का है, आप फटाक से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। बड़े बांधों के निर्माण में आने वाली समस्याओं को लिखिए। नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा, शायद हमको लगता है 5 नंबर वाला है ये, 5 नंबर या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रतिवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा सब क्या समझते हैं, इनमें से अंतर लिखे। आप प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा का डेफिनेशन यानी कि आप लोग परिभाषा लिख देना, उसके बाद से दोनों में अंतर 5-5 लिख देना, पूरे 5 नंबर मिलेगा। नहीं 6 नंबर का है ना, हाँ 6 नंबर का है। 2 प्रश्न 9 और 10 दोनों में से कोई एक आपको मतलब कि बनाना है। मैं आपको बता चुका हूँ प्रतिवर्ती और दिष्ट धारा में अंतर बता चुका हूँ। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करें। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको निकालना है, तो किसी एक विधि का वर्णन करके आप लोग निकाल सकते हैं। ये भी 6 नंबर का। तो यहाँ पर 2 प्रश्न है, किसी एक का उत्तर दीजिए, या तो 10 बनाइए फिर 9 बनाइए, कोई एक बनाइए। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया रासायनिक शास्त्र यानी कि उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, सुधारणा सहित व्याख्या करें। निम्नांकित अभिक्रियाओं में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि जिंक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र लिख कर आपको संतुलित करना है। जैसे कि जिंक Zn हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा H2SO4 हो गया। ठीक है, H2SO4 हो गया। फिर आपका होगा जिंक सल्फेट होगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2 होगा। अब इसको आप संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही दोस्तों बी को भी आपको करना है, 2 नंबर मिल जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, ये आपको बताना है।
और संक्षारण क्या साधारण व्याख्या करें। शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग खुद अपनी भाषा में भी बता सकते हो। अपमार्जक ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया। आनिक यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं क्यों, आपको मैं बता चुका हूँ कि आनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्यों, आपको बता चुका हूँ। हीरा विद्युत का सुचालक होता है क्यों, विद्युत का सुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट सुचालक होता है क्यों। देखिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट सुचालक होता है क्यों। देखिए एक्चुअली में कार्बन के दो अप्रूप होते हैं, एक तो आपका हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, सॉरी ग्रेफाइट जो होता है वो एक अधातु है और हीरा क्या एक धातु है, तो उसी से आपका ये भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है कि संरचना सूत्र बनाना है। देखिए ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेनॉल, हेक्सेन, बेंजीन और प्रोपेनिन, इसका आपको मतलब क्या संरचना सूत्र बनाना है। आपको 5 दिया, 5 इनके एक नंबर का। अगर आप चाहें तो बेंजीन का C6H6 होता है, तो आप ऐसे भी इसका मतलब कि मतलब आकार बना सकते हैं, इसका सूत्र बना सकते हैं, जो स्ट्रक्चर है ना आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग आगे पढ़े हैं ना, आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर आपका होगा और 1 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे। मिश्र धातु के 3 उपयोग का वर्णन करें, पूछा है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताएं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या, अनुवांशिकी का आधार कैसे, श्वसन दहन में कोई 2 अंतर बताएं। ग्लाइकोलाइसिस से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम लिखिए। अब देखिए किन्हीं 4 पादप हार्मोन, जैसे कि मैं आपको बताऊं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या और यहाँ पर जिबरेलिन, ये आपका 3 हार्मोन का नाम तो हो ही गया, जो आपके ऑब्जेक्टिव में ही दे दिया था। तो जो बच्चा समझदार होगा वो ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान देगा, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में खुद दिया था कौन हार्मोन नहीं है, बाकी 3 हार्मोन था, ऑक्सिन हार्मोन था, जिबरेलिन हार्मोन था, साइटोकाइनिन क्या था, हार्मोन था ये, तो सब क्या हो गया, हार्मोन हो गया। ठीक है, अनुनाकित में पूर्ण रूप लिखिए, इसका पूर्ण रूप आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसका 5 नंबर प्रकाश, अब देखिए 5 नंबर में पूछा है। ठीक है, 2 प्रश्न पूछा है, 1 प्रश्न का उत्तर देना है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण का जो परिभाषा है ना, आप परिभाषा लिख दीजिएगा। उसके बाद से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षेप वर्णन करें। प्रकाश संश्लेषण के आगे थोड़ा कुछ आप वर्णन कर देना और उसका नीचे जो समीकरण लिखना, समीकरण को फुल अच्छे से एक्सप्लेन करना, आपको मतलब कि पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। और पूछा है मनुष्य में पाचन क्रिया को पाचन तंत्र के निम्नलिखित चित्र के साथ समझाइए। ठीक है, ये आपका पूरा मतलब कि समाप्त हो गया। ठीक है, ये मॉडल पेपर। तो अब इसके बाद मैं आपको मैथ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करा दूंगा जस्ट अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिए, बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और ऐसे ही तैयारी करिए। आप बोर्ड एग्जाम में एकदम 450 नंबर तो एकदम काफ़ी कन्फर्म है, इतना टारगेट रखिए, 400 नंबर हर किसी का आएगा। तो आप लोगों का कितना सपना है इस बार बोर्ड एग्जाम में, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है।